हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरी आप सबको वेलकम कर रहा हूँ हमारे इस है ना प्रैक्टिस सेशन में। आशा कर रहा हूँ आपके एग्जाम्स बड़े अच्छे हुए होंगे और है ना फीडबैक आप लोग शेयर कर ही रहे हो। मेरे ख्याल से काफी बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक आया कि जो पढ़ाया आप उतना रिलेट कर पाए और उतना बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अगेन, अगर किसी ने अभी तक क्लासेस पहले नहीं देखी हैं, आज पहली बार आए हो, तो कैसे आपका एग्जाम रहा, आप कौन से लेवल पे हो, क्या आप अपने तैयारी जस्ट शुरू कर रहे हो या एग्जाम दे चुके हो, तो प्लीज अपने बारे में कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा जरूर बताएं, सो दैट हम भी कनेक्टेड रह सके कि कौन कौन हमसे पढ़ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीजीएल का एग्जाम कर रहे थे, है ना, 2021 वाला। 20 अप्रैल का शिफ्ट 3 हमने प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। इसके बाद एक ही दिन बचा है, तो 3 शिफ्ट और है मतलब। तो आज कोशिश करेंगे कि इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए, अच्छे से इसको फिनिश कर पाए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, तो आप यहाँ पे मेरा है ना इंट्रोडक्शन पेज देख सकते हो कि मेरा नाम हर्षदीप सिंह कथुरिया है। मैं पिछले 8 से अधिक इनफैक्ट वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। मैं गेट और एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ, है ना। इससे पहले मैं काफी रेपुटेड जगहों पे पढ़ा चुका हूँ, लिटरली बहुत बच्चों को हेल्प कर चुका हूँ उनके अपने डिजायर्ड गोल्स के लिए, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आशा कर रहा हूँ आप भी अच्छे से कनेक्टेड रहोगे और अच्छे से यहाँ पे तैयारी है ना करना पसंद करोगे। तो शिफ्ट 3 हम शुरू करते हैं, और कुछ भी डाउट क्वेरी हुई तो आप प्लीज कमेंट्स में ड्रॉप करना। कुछ भी सजेशन हुआ तो भी आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आपको नीचे है ना पिन मिलता ही है डिस्क्रिप्शन में, तो जब भी वहाँ पे क्लास शेयर हो रहा है तो आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे एक सीरीज गिवन है और हमको पूछा गया है कि ये क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे क्या चीज आएगी। तो अगर मैं सीरीज को थोड़ा सा इधर साइड पे लिखूं सो दैट आपको मैं क्लियरली दिखा पाऊँ, है ना। तो मेरे ख्याल से ये इजी क्वेश्चन था। बस अगर हम थोड़ा सा वहां पे होपलेस ना होए तो, है ना। अगर पहले ही हम डर गए बस, फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। ठीक है, और एज यूजुअल मैंने आपको क्या कहा है कि बड़े नंबर से चेक करो। तो बड़े नंबर से आप चेक करोगे कि 855 का डबल करोगे, 1700 से कुछ ज्यादा डिफरेंस है। पर इनका डिफरेंस आप देखो तो 855 और 1855 में क्लियर कट 1000 का डिफरेंस है। और ये बहुत बड़ी हिंट हो जाती है, ठीक है ना। क्यों 343 से 855 आप जाने का देखो तो ये 512 का डिफरेंस है। अब इससे अगर हम नहीं पकड़ पाए तो फिर तो हमने मैथ की रीजनिंग की तैयारी अच्छे से करी नहीं है ना। जो हमने यहाँ पे मेंटल एबिलिटी की बात कर रहे हैं या हम अपनी तर्क शक्ति रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो इसका हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 10 क्यूब है, ये 8 क्यूब है ना। और 55 से 63 तो भाई 8 का गैप आ रहा है, +8, और ये हमारा 2 क्यूब है, तो यानी ये इवन नंबर्स के क्यूब बढ़ते जा रहे हैं। तो इधर हमारा 4 क्यूब होना चाहिए, फिर जो नेक्स्ट दो नंबर है उसमें 6 क्यूब होना चाहिए, तो ये सेट बैठ जाएगा। तो 4 क्यूब के लिए यहाँ 64 होना चाहिए, तो यानी इधर 127 आएगा। 127 से 343 देखोगे तो वो 216, दैट इज 6 क्यूब भी आ रहा है। तो ये परफेक्ट है, यही तरीका है इसको सही से करने का। और आप सिंपली यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 127 मार्क कर सकते हो। ठीक है, और ये यहाँ पे करना था। ठीक है ना। चलो, ये सिमिलर क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी हमने किया था डायरेक्शन सेंस का। और यहाँ भी यही है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड करना होता है और वो कोई मूवमेंट, है ना, कोई चाल आपको देता है। तो क्या कह रहा है कि शशांक पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी। तो पहले पूर्व पश्चिम हम यहाँ पे डिफाइन कर लें आपको समझाने के लिए कि नॉर्थ यानी उत्तर, ईस्ट यानी पूर्व, साउथ मतलब दक्षिण, और वेस्ट यानी पश्चिम दिशा हो गया। तो क्या कह रहा है कि जो शशांक है वो एक्स डिस्टेंस पश्चिम की ओर, अगर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये चलता है, फिर वो अपने बाएं की तरफ मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, तो ये हम 35 मीटर यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं। फिर वो दाएं, अब वो इधर से लेफ्ट नहीं हुआ, इधर से फिर से राइट, क्योंकि अगर फेस इस तरफ है तो ये राइट, ये दाया होगा, तो ये मुड़ा और 18 मीटर उसने और चला। ठीक है, फ्रॉम देयर रिटर्न्स लेफ्ट, तो यहाँ से बाएं मुड़ा और 9 मीटर की वो चाल और चलता है, एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर यहाँ से फिर लेफ्ट हुआ। अब देखो ये लेफ्ट, ये हमारा बायां साइड
होएगा और 60 मीटर। अब देखो ये 18 है तो 60, अब आपको ये थोड़ा रिस्क मतलब सोचना है कि ये 60 x तक आएगा, ये हो सकता है थोड़ा सा और ज्यादा हो। इसका आइडिया आपको कैसे लगेगा कि अगर सबसे बड़ी ऑप्शन भी यहाँ पे चेक करो, अगर 36 करेक्ट आंसर है, अगर x 36 होता और ये 18 होता तो भी ये 54 बैठता है, तो यानी ये जो 60 है वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से आगे, इस पॉइंट से और हमारे दाएं की तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अगर x 60 से कम वैल्यू देता तो वो पीछे रह जाता। तो वो हमने पुट करके देख लिया। ठीक है, 60 मीटर चल गया। फिर यहां से फिर वो बाएं की ओर चला, कितना 9 मीटर, तो यानी इसी लाइन में वो वापस आ गया। ये भी 9 था, यहाँ भी 9 पे आ गया। फिर से लेफ्ट हुआ और 12 मीटर चला, तो ये हमारा 12 मीटर यहाँ पे चलते हैं। फिर राइट हुआ और 35, तो बिल्कुल इसी लाइन में ये वापस आ गए। ठीक है, टू रीच अ पॉइंट दैट इज 10 मीटर टू द ईस्ट। तो ये जो पॉइंट है ये 10 मीटर पूर्व पे है, यानी ये 10 गिवन है। तो अब आप खुद समझो, ये 18, ये x, ये 10 और ये 12, ये हमको कुल मिला के 60 देना चाहिए, तभी तो ये बराबर बनेगी ना सिमेट्री। 18 क्योंकि इतना हिस्सा देखो x, इतना हिस्सा 10, ये तभी पूरा 60 बनेगा, प्लस x प्लस 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 60। 18 और 12 30, 10 40 और x का वैल्यू आपका 20 यहाँ पे आ जाएगा, और यही हमको निकालने को कहा गया। तो काफी इसने आपको यहाँ पे मेहनत करवाई है, और मतलब अगर आपका फ्लो है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है, तो आप इसको जल्दी से कर सकते हो। रुक रुक के जाओगे बार बार ये सोचने में दाएं कहाँ था बाएं कहाँ था, तो बहुत टाइम लगा दोगे। इसी करके हमको बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर लेंदी सवाल आए तो हम उसे जल्दी से कर पाए। अब इस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे कर सकते हो कि देखो 9 मीटर वाला एक बार लेफ्ट और एक बार राइट आपको नजर आएगा, 35 मीटर वाला लेफ्ट और राइट नजर आएगा, फिर आपको दिखता है कि 18 12 और 10 और हमारा x ये एक तरफ है और 60 रह गया। तो आप इसको डायरेक्ट कर लोगे, बट वो डायरेक्ट तभी दिखेगा जब पहले ऐसे खुद से बनाए हुए हैं। नहीं तो कहना बहुत आसान है कि हम कर लेंगे, वहां पे नहीं होगा। पहले इनको सिंपल तरीके से बनाओ, फिर फास्टर अप्रोच का सोचना। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, जो ये एनालॉगी का ये सवाल है ना। एनालॉगी क्या कहती है कि ये वाला नंबर इस नंबर से कैसे बनाया जा सकता है, या बना सकते हैं, या इससे ये दूसरे नंबर एक दूसरे से रिलेटेड है, सेम रिलेशन आप ढूंढ के बताओ। तो यार देखो 14 से 421, एक तो 30 प्लस 1 है सबसे पहले, अगर मैं देखूं, है ना, 30 प्लस 1 है ना, पर नीचे ऑप्शन में इंटू 3 के आसपास तो कहीं से भी कोई सिचुएशन नहीं आ रही। ठीक है, फिर हमारा दिमाग कहता है कि 1 और 4 पर बीच में 2 कैसे आएगा, उसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है ना, किसी ऑप्शन में हमको दिख रहा है, तो ये सिचुएशन भी नहीं है। फिर जब कुछ भी नहीं हो रहा तो आप उसको और रिलेट करने का देखो, तो आपको नजर आता है कि मैं इसका एक बार स्क्वायर या क्यूब देखूं। क्यूब तो बहुत दूर है, स्क्वायर से आप देखते हो कि 14 का स्क्वायर 196 है। 196 से 421 भी बहुत दूर है, बहुत बच्चे इसको यहीं छोड़ देते हैं। बट इस सवाल में यही था कि अगर आप 196 और 421 का डिफरेंस देखोगे तो वो 225 आता है, और 225 हमारा होता है 15 का स्क्वायर। यानी इन्होंने क्या शरारत करी कि अगर ये 14 था तो ये जो ये वाला नंबर है ना, ये क्या है, 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, उसके नंबर का स्क्वायर और उसके अगले नंबर का स्क्वायर कर दिया। तो अगला अगर अब मैं ऑप्शन में चेक करूं तो ये 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। तो यूनिट डिजिट से ही मुझे पता लग गया 9 6 5, तो ये तो नहीं बन रहा। 11 से चेक करूं तो 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो 121 और 144 यानी 265 ये यहाँ पे बन रहा है, और ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आप चेक करोगे यूनिट डिजिट से ही चेक कर लो, 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर, तो 4 और 1, तो ये भी नहीं बन रहा। ये 36 और 9, तो ये भी नहीं बन रहा। तो यूनिट डिजिट से भी आपको पता लग जाएगा। पर हाँ, ये चीज सोचनी पड़नी है कि जो ये नंबर है ये कैसे बना। तो एक ऑर्डर में जाओ, ठीक है। वहां पे बहुत बच्चे इस चीज को ऐसे भी देखते हैं कि 1 और 4 का जोड़ कर दिया सर 5,
और यहाँ पे जोड़ कर दिया 7, तो 2 का डिफरेंस है ना। पर मेरे बच्चे अब वो आपको ऐसे गारंटी नहीं है कि हर बार ऐसे सही आंसर आ जाए। यहाँ पे देखो 4 और 4 तो सेम है, इक्वल है। इधर आ गया 2 और, है ना, 1 और 1 2, और 8 और 5 13, 1 और 3 4, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ गया। ये हो सकता है सही आंसर है। अगला चेक करो, 1 और 8 9, और फिर 8, तो ये भी नहीं आ रहा। 7 और 7 इसमें भी इक्वल है, ये भी नहीं आ रहा। तो उस वजह से भी ये आ जाता, पर वो स्ट्रॉन्ग तरीका नहीं है। अगर आपने तुक्का ही मारना था तो आप सोच लो, बट एसएससी ऐसे नहीं करता कि डायरेक्ट डायरेक्ट आपको डिजिटल सम या डिजिटल प्रोडक्ट फिर भी दे देता है, डिजिटल सम से ऐसे वाले सवाल दे। तो नंबर्स को थोड़ा गहराई में जाना, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो डिजिटल सम अप्लाई करने का सोच सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है, इफ द साइंस माइनस एंड मल्टीप्लाई आर इंटरचेंज, तो ये बैलेंस कैसे होगी। तो अगर मैं डिवाइड देखूं तो इधर सही डिवाइड है, इधर सही डिवाइड है, इधर भी सही डिवाइड हो रहा है ना, पूरा डिवाइड हो रहा है और इधर भी हो रहा है। तो मेरे को पूरी मेहनत करवाएंगे, है ना। माइनस और मल्टीप्लाई चेंज किया तो इधर मल्टीप्लाई, इधर माइनस। तो 64 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 आ गया। 8 इंटू 22 कितना हो गया, 160 और 16 176, है ना, प्लस 27। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 36 ये हमारा अगेन 6 हो गया, हमें माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज करना है। तो खुद सोचो, अगर ये 6 इंटू 12 72 यही हो गया, तो जीरो नहीं बन रहा, तो ये कैंसिल हो गया। अगर मैं 4 चेक करूं, 42 डिवाइडेड बाय 6, ये 7, ठीक है। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, ये माइनस, तो 7 गुना 18, 70 और 56 126, और 30 माइनस 7 23, तो ये 149, ये भी नहीं आ रहा, यानी सी करेक्ट ऑप्शन है। सी को अपन करके भी देख लेते हैं कि 119 डिवाइड बाय 17 गुना 6 प्लस 24 माइनस 34, तो ये हमारा हो गया 7 7 इंटू 6 42, ये ऐसे बन गया 42 प्लस 24 माइनस 34, तो ये आपका 32 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। वो आपने सबसे पहले यही ऑप्शन पिक करी तो बढ़िया ही है, नहीं करी तो भी हार्डली 1 मिनट में आप सारे ट्राई कर सकते हो, कर सकते थे। ठीक है ना, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ये सीरीज का सवाल, ये तो आसान सवाल हमारे दोस्त नंबर के आसपास है। तो आपको 129 दिख के माइंड में आना चाहिए कि अरे 125 प्लस 4 तो नहीं, यानी 5 क्यूब प्लस 4 है। 67 को हम लिख सकते हैं अपना 64 प्लस 3, यानी 4 क्यूब प्लस 3, तो यानी उसी से ये सारे रिलेट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि 349 हो गया 7 क्यूब, 343 प्लस 6, तो एक नंबर का क्यूब प्लस उसमें एक कम नंबर, और ये कहां से चल रही है कार्रवाई, 2 से चल रही है। ये 2 क्यूब प्लस 1, ये 3 क्यूब प्लस 2, ये 4 क्यूब प्लस 3, ये 5 क्यूब प्लस 4, तो अगला क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5, तो 216 प्लस 5 इज 221, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, ओके, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अगेन हमको ये बताना है क्या चीज लॉजिकली फॉलो हो रही है यहाँ पे। सम लॉकर कीज, कुछ ताले चाबियां हैं, ठीक है। नो कीज अ चेन, कोई भी चाबी चेन नहीं है। ऑल स्प्रिंग्स आर चेन, तो स्प्रिंग इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। सम की और स्प्रिंग, देखो कोई भी की अगर चेन नहीं है तो कोई चांस ही नहीं है कि स्प्रिंग होगी, तो ये गलत हो गया। एक गलत हो गया तो हमारा ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, क्योंकि आइदर भी है नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। अब हमारे क्या सिचुएशन रह गई, नो कीज अ स्प्रिंग, तो ये ठीक है, ये ठीक है। अब ये ठीक है, तो मुझे ये पता लग गया कि नन ऑफ द कंक्लूजन भी गलत, तो मुझे 3 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, खाली ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज एक ही ऑप्शन में था। और कोई भी की अगर चेन नहीं थी तो स्प्रिंग कैसी होगी, तो 2 तो वैसे ही ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगले में कह रहा है नो लॉग इज अ स्प्रिंग, तो इसकी वैसे भी गारंटी नहीं है, हो सकता था कि इन दोनों में कहीं आउटसाइड चांस हो, कोई पॉसिबिलिटी हो, गारंटी नहीं है कि हम इसे गलत मार्क करेंगे। तो इसका आंसर था ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज,
वहां पे ऑप्शन नंबर 1 में है। मैं बार बार ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गलती मत कराना। कई बार जल्दी में यही होता है कि ओनली टू फॉलोज, अच्छा ऑप्शन बी, ओनली टू फॉलोज ऑप्शन नंबर ए में है, तो उसको हम आराम से मार्क करके आएंगे, जल्दबाजी में उसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इन अ सर्टन कोड पेंसिल इज रिटन एज दिस। चलिए, तो यार देखो, अगर पेंसिल की बात आई है ना, तो एक चीज यहाँ पे मस्त जो मेरे को एकदम से दिखाई दिया, वो सबका सिचुएशन अलग हो सकता है ना, कि ई के पास एफ है। देखो अब वो उससे रिलेट करे या ना करे, एक तो ये +1 दिखाई दिया, एन से एम -1 दिखाई दिया, पर और कोई उसके अलावा कोई दिख रहा है, आई से जे दिखाई दिया, है ना। एक बार चेक कर लो आप कि ई से एफ, एन से एम, ठीक है, +1 -1, ये +1, उससे ज्यादा कुछ दिखाई दिया तो आपको दिखाई देगा अरे एल से एम भी तो हो सकता है सर, है ना, +1, एल से के भी हो सकता है। तो एल से इन सारे केसेस में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा चांसेस है, अगर ऑर्डर चेक कर रहे हैं कि पहला का आखिरी से रिलेशन सबसे मस्त तरीके से यूजुअली हम बनाते आ रहे हैं, तो जैसे ही वो चीज ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे एक चीज नजर आई कि यहाँ पे एल से एम 12 से 13 जाने में +1 हुआ। और क्या ये अगले में हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये आर्म से एस बन रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये मास्टर में भी होगा? आर से एस यहाँ भी होगा, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब मेरे बच्चे इसमें और ये चीज नोटिस करो, क्या आई से के, क्योंकि अब मुझे ये ऑर्डर पता लग गया, तो 9 से 11 क्या +2 हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। तो क्या ये यहाँ पे हो रहा है E+2 7G? सर यहाँ भी हो रहा है। तो क्या यहाँ भी होगा E से G? बिल्कुल होगा। अब वो E से G इसी ऑप्शन में, इसमें है ही नहीं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हार्डली 2 टर्म्स हमने इसको क्रैक कर लिया। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि प्लस होके ऑर्डर चेंज कर दे रहा है, ठीक है ना। जैसे C से F +3 हुआ, ठीक है, N से R +4 हुआ, ऐसे E से J +5 हुआ, और P से भी +6 हुआ। तो काफी अच्छा ये सवाल था, जिसमें ऑर्डर भी चेंज हो रहा है और कुछ प्लस भी हो रहा है, पहले वाला आखिरी से रिलेट कर रहा है। तो मैंने आंसर कैसे निकाला एक बार मैं आपको समझा देता हूँ एक बार और, सो दैट किसी को नहीं समझ आया। तो R में +1 करेंगे, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, ऐसा आ जाएगा। E में +2 करोगे तो आपका G आ जाएगा, ठीक है। इसमें +3 करोगे तो W, इसमें +4 है ना, तो फिर से W, क्योंकि 19 +4 है ना, मैं वहां +4 ही लिखने लगा था। A में +5 तो 6, दैट इज F, और M दैट इज 13 में 6 तो 19, दैट इज S। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको सिंपली इसको मार्क करना था। और ये बहुत इजी सवाल है बट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल हम कितने सालों से ही देख रहे हैं कि बार बार आ रहा है, तो आपको इसमें पकड़ बना के रखनी है, ठीक है ना। चलिए जी, सवाल नंबर 8, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर्स का ये सवाल। और काफी आसान सवाल क्यों हो जाता है? क्योंकि 7 से 70 हमको सीधा दिख रहा है 10 है, 6 से 78 हमको दिख रहा है 13 है। तो पहली बात तो यहाँ 9 का मल्टीपल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और वो एक ही ऑप्शन में है। और ये 10 कैसे आ रहा है? 12 में से 2 घटाओ। ये 13 कैसे आ रहा है? 15 में से 2 घटाओ। तो 11 में से 2 घटा के मार्क करते हैं, तो वैसे ही आंसर आ गया। तो इसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसे भी देख सकते हो कि 12 में से 2 घटाए होंगे, गुना 7 किया होगा तो 70 आ गया। जैसे मैं देखता हूँ, मैं इजी नंबर्स की डिविजिबिलिटी देखता हूँ कि 70 से 60 पे 10 आ रहा है, जो कि 12 - 2 है, 2 अपनी तरफ से इन्होंने लिया। 78 डिवाइडेड बाय 6 किया तो वो 13 है, वो 13 कैसे आया? 15 - 2। अगर जो हमको निकालना है उसको 9 से गुना करें तो 11 - 2 होना चाहिए था, और सिंपली वो x का वैल्यू आपका 81 आ जाएगा, ठीक है। तो काफी यहाँ पे ये इजी सवाल था मिसिंग कैरेक्टर्स का, नहीं तो यूजुअली मिसिंग कैरेक्टर्स परेशान कर देता है, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 9। 9 सवाल में क्या कहना चाह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज
स्ट्रीम इज कोडेड एज दिस, तो पीरियड का कोड क्या होगा? तो देखो एक ही कोड दिया है तो कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड होना नहीं चाहिए, ठीक है। एस का कोड होता है 19, 19 से 16 -3, 20 तो नहीं, 19 के आसपास तो यहाँ कुछ नहीं बन रहा। अब इसको मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए, है ना। अगर मैं इसका कोड 19 लिखूं, इसका 20, इसका 18, इसका 5, इसका 1, इसका 13, इससे डायरेक्ट कुछ प्लस माइनस होके ये नंबर नहीं बन पा रहा है। अगर मैं इनके रिवर्स कोड लिखूं, देखो 8, इसका रिवर्स कोड 7, इसका रिवर्स कोड 9, 22, 26 और 14। रिवर्स कोड मतलब जिसको आप ऑपोजिट कोडिंग के नाम से भी जानते हो, या ऐसे नंबर्स अगर हम अक्षर को काउंट करते हैं बाएं से दाएं की ओर तो 1 2 3 4 हमको पता है, पर अगर उनको ऑपोजिट काउंटिंग करें, जेड को वर्ड मान के काउंटिंग करें तो किस पोजीशन पे आएंगे। और इसका तरीका क्या होता है कि ऐसे जो भी पोजीशन आ रही है, जैसे ऐसे है, इसका नंबर अगर बाएं हाथ से चले तो 19 आता है, तो दाएं से 8 ही आएगा, क्योंकि इन सब नंबर का जोड़ आप चेक कर लो 27 ही होगा। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो अब देखो 8 आया तो 8 से 16 हमको क्लियर कट दिख रहा है कि गुना 2 हुआ, 7 से 14 भी दिख रहा है गुना 2 हुआ, 9 से 18 भी दिख रहा है, यहाँ पे चेक करते रहो ऊपर, है ना। 22 से भी गुना 2 हुआ, तो 26 से भी गुना 2 हुआ। तो बस ये तो बात ही बन गई, कुछ भी नहीं करना, रिवर्स कोड लिखना है और उसका डबल है। तो पीरियड का रिवर्स कोड, इसका पी का कोड 11, ई का कोड 22, आर का कोड हमको पता ही है 9, इसका कोड 18, इसका 12, इसका 23। अब कोई भी रैंडम आप पिक कर लो, मैंने तो सारे लिख दिए क्योंकि आपको समझाना है। 22, 44, 18, 22, 44, 18 से ये दो ऑप्शन अभी तक कट हो गए, ये दो रह गए, अगले से हमारा आंसर आ जाएगा। 12 का डबल है ना 24। अब 24 किस में आ रहा है? किसी में भी नहीं आ रहा। अरे कोई एक हमने मिस कर दिया क्या? पी के यू वी आर आई आई आर, अच्छा 18 रह गया ना, सॉरी। 24 तो क्योंकि यहाँ दोनों में ही आ रहा है, हम ये वाला भूल गए। हम ये चेक करते हैं, तो यहाँ पे 18 का डबल 36, तो 22, 44, 18, 36, तो ये वाला कट हो गया 36, क्योंकि इसमें है, उसमें तो 38 था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और यही हमको यहाँ पे करना है। देख लो एक बार, क्या ये हो जाएगा? इतना समझ में आ गया क्या बच्चे? क्लियर है? चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th। 10th में क्या कह रहा है कि इन सब शब्दों को अरेंज करना है, जैसे शब्दकोश में करते हैं, तो ये तो काफी आसान होंगे। ट्रैन वर्ड देखो सब में आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा, अरे वाह। बाकी सब में एन है, इसमें आई है, तो 5 से शुरुआत होगी, है ना। तो 5 का काम यहाँ पे खत्म, और ये ऑप्शन भी यहाँ से खत्म हो जाता है। अब मैं अगर ऑप्शंस को चेक करूं तो 2 3 4 में सारी गेम हमारी डिसाइड हो जाएगी, क्योंकि कईयों के आखिरी में 2 4 है, तो 1 की टेंशन मेरे को लेने की जरूरत ही नहीं है, सब में 1 है। 2 3 4 में अगर अब मैं चेक करूं ना, तो इसमें देखो TRANS, एक में IT आ रहा है, एक में IE आ रहा है। तो मैंने अभी 3 नहीं चेक किया, बट E और T में मुझे पता है कि 4 जो है वो 2 से पहले ही आएगा। 4 जब 2 से पहले ही आएगा तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि ये सेम वर्ड थे, तो 4 और 2 में गैप भी नहीं हो सकता, क्योंकि SI के बाद हम कंपेयर कर रहे थे। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब आप वैसे भी चेक कर लो कि S के बाद F है, तो वैसे पहले 3 ही आएगा, तो 5 1 3 4 2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, और इसी के अकॉर्डिंग सिंपली हमको इसको यहाँ पे मार्क कर देना है। इससे ज्यादा कोई टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है बच्चे। चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है कि बेस्ट वेन डायग्राम यहाँ पे चूज करो। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, टेबल। अच्छा टेबल डाल दिया कि गलती से बच्चों को टैबलेट लगे, बहुत स्मार्ट हो रहे हैं, है ना। और लैपटॉप्स, तो टेबल तो यार लकड़ी वाली टेबल, प्लास्टिक वाली टेबल अलग ही हो गई। बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर एक बड़ा टर्म है तो टेबल बार होना चाहिए बाकी उसके अंदर। तो मेरे ख्याल से ये वाला करेक्ट डायग्राम हो गया हमारा 11th का पहला, है ना। ये वाला करेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि अगर ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ठीक है, तो उसमें मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और ये टेबल्स,
टेबल्स तो बिल्कुल अलग ही सीन हो गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और सिंपली आप इसको वहां पे मार्क करके आगे चल सकते हो, है ना। तो बस हमको इसी पे ध्यान देना है और कोई ऑप्शन पे ध्यान देने की मेरे ख्याल से जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 12th, ब्लड रिलेशंस टॉपिक का अगेन ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत बच्चों को ये कंफर्टेबल टॉपिक लगता है, स्पेशली अगर आप हिंदी में रीड कर लो या अपनी फैमिली से रिलेट कर लो, है ना, तो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो एक बार हम इसको वैसे भी डिस्कस करेंगे डायरेक्ट भी और एक बार चार्ट बना के भी, ठीक है, जैसे हर क्लास में मैं करवा रहा हूँ। तो रांझना एक महिला से क्या कहती है कि मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं, ठीक है। माय फादर, मतलब रांझना, अगर मैं रांझना हूं, मेरे फादर इज द ग्रैंडफादर। अब वो ग्रैंडफादर देखो, वो मैं ये भी सोच सकता हूँ कि मेरे बच्चे से रिलेट कर रहे हैं, बट पैटर्नल लिखा है, ठीक है, तो वो मेरे बच्चे से नहीं होगा, मेरे से होता तो मैटरनल होता, वो नाना जी होते, दादा नहीं होते। तो जो मेरे फादर है वो किसी के दादाजी हैं, यानी मेरे भाई का बेटे की बात हो रही है जो कि है पीयूष। क्या ये बात समझ में आई कि माय फादर, अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है पैटर्नल, कि दादाजी हैं, तो यानी मेरे तो पापा हैं बट वो बच्चा मेरा नहीं है, मेरे भाई का है, नहीं तो मेरा होता तो नाना जी बोलता, ठीक है। अगर उनके दादाजी हैं तो यानी मेरे कोई ब्रदर हैं, अगर मैं रांझना हूं मेरे कोई भाई है, उनका बेटा पीयूष है। तो पीयूष कैसे रिलेटेड है रांझना से, तो मेरे भाई का बेटा क्या कहलाएगा, नेफ्यू, दैट इज भतीजा, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसको अगर आप डायग्राम से बनाओगे तो कैसे बनाओगे, अगर फ्लो चार्ट से कोई बच्चे करते हैं कि रांझना क्या कह रही है किसी एक वुमेन को, ठीक है, कि मेरे फादर, ये कोई पर्सन है, इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर, ये जो फादर है इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी मेरा कोई भाई है उसका बेटा है पीयूष, और वो वुमेन कौन है, योर सन। तो ये जो वुमेन की बात हो रही है, कल को इसका भी रिलेशन पूछ लेते तो इसकी बात हो रही है। तो रांझना बेसिकली अपनी भाभी जी से बात कर रही है कि मेरे पिताजी आपके बेटे पीयूष के दादाजी हैं। तो कल को क्योंकि विमेन पे भी सवाल आ सकता था कि वो उनके फादर से कैसे रिलेटेड है, रांझना से कैसे रिलेटेड है, तो रांझना के भाई की वाइफ है, भाभी है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, सिस्टर इन लॉ अगर हम इंग्लिश में करें, बट हमको पीयूष का पूछा गया, तो रांझना के भाई का बेटा इज भतीजा, ठीक है, और आप वो सेकंड ऑप्शन दैट इज नेफ्यू में फाइंड कर सकते हो और यहाँ पे आप इसको मार्क इजिली कर सकते थे, ठीक है, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज एम्बेडेड। तो मेरे ख्याल से ये तो सरल सवाल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रोटेशन अलाउड नहीं है तो दो लाइन के बीच में एक लाइन, ये कर्व बस यहीं पे बन सकता है, बट ये वाली लाइन नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो ये यहाँ पे बन रहा है, मेरे ख्याल से चेक करो ये वाला फिगर है ना, ये डार्क वाली लाइन से अलग ही दिख रहा है सब कुछ। एक तो ये हो गया, ये लाइन ऐसे हो गई और ये लाइन यहाँ से हो गई, तो ये करेक्ट है, 13th का 2 आंसर है। और किसी में आपको सेम सिचुएशन दिखेगी ही नहीं, इसमें तो ऑर्डर ही कैंसिल है और इसमें भी नीचे की तरफ बन रहा है, तो नहीं बनेगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन करते हैं। ऑलमोस्ट हम आधा पेपर कर चुके हैं, है ना, आधे से थोड़ा सा ज्यादा अगर आप परसेंटेज निकालोगे, तो आप इसको आज ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है। और अगली क्लास में हम इसको और अगली शिफ्ट को कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्लासेस में इनको फिनिश करके नए पेपर्स भी बहुत जल्दी मेरे ख्याल से मिलेंगे, और फिर हम उनका भी प्रैक्टिस सेशन एंड अकॉर्डिंगली कुछ टॉपिक जो नए बच्चे जोड़ रहे हैं, मैं इसीलिए स्टार्ट ऑफ द क्लास में बोल रहा था, कोई नए बच्चे जुड़ रहे हैं, कोई टॉपिक परेशान कर रहा है, या आप चाहते हो कि सर इस पे एक डिटेल्ड क्लास कर दो, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि वैसे तो ओवरऑल आसान ही लगेंगे, पर अगर आपने इन डेप्थ पढ़ा हुआ है, किसी टीचर के माध्यम से पढ़ा हुआ है, वो मुझसे हो या कहीं से भी हो, तो आपको परफॉर्मेंस अपनी बेटर दिखेगी। ये कुछ छोटे छोटे है ना ऐसे पार्ट्स होते हैं रीजनिंग के, जो आपको लगता है कि हम कर लेंगे एज अ स्टूडेंट, कि हमने सोच लिया, बट वो क्या आप गिवन टाइम में सोच पा रहे हो, क्या आप उसी तरीके से सोच पा रहे हो जो एग्जाम में प्रेशर में आप कर पाओगे, वो बहुत जरूरी है। और इसीलिए एक गाइड, एक मेंटर की है ना, मेरे ख्याल से एक रोल हमेशा बड़ा रहता है,
क्योंकि नॉलेज अल्टीमेटली सबके पास आती है, पर वो जो हमारे पास एक्सपीरियंस है इतने सालों का, अगर हम वो आपसे शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ जाएगा, है ना, कि वो एक और एक 11 बन जाएंगे। तो आप अच्छे से उस पर वर्कआउट करो। कुछ भी दिक्कत लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, टेलीग्राम पे क्लासेस में शेयर करता हूँ, वहां रिप्लाई कर सकते हो। कुछ भी इशू लगे कनेक्ट करो, एंड हम ऐसे और अच्छे सेशंस आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय।